पहले बताती ना आप। ठीक है, जैसे आपने परचेज कर लिया प्लान। जब आप परचेज कर लेते हैं ना प्लान किसी भी होस्टिंग प्लेटफॉर्म का, तो आपके पास यहाँ पे डोमेन परचेज करने का ऑप्शन है। लेफ्ट हैंड साइड पे वेबसाइट, डोमेन्स, ईमेल एड्रेसेस, ये सारी ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझे अब सबसे पहले मैंने होस्टिंग होस्टिंग खरीद लिया, तो अब मुझे डोमेन भी तो परचेज करना होगा ना, क्योंकि अभी तक मेरी वेबसाइट किस पे है, लोकल पे। होस्टिंग हम किसके ले रहे हैं, होस्टिंगर के ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। और डोमेन हम परचेज करेंगे, गेट अ न्यू डोमेन, अगर आपके पास डोमेन ऑलरेडी नहीं है तो। ठीक है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे दो दो डोमेन परचेज किए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी जितने भी आप डोमेन्स पे परचेज बस करेंगे। ये बस होस्टिंगर पे जाकर ये डायरेक्ट ही ऑप्शंस आ जाएंगे। होस्टिंगर पे जाके सबसे पहले आपने होस्टिंगर पे जाके जो उनका प्लान है ना वो परचेज करना पड़ेगा। आप ये मैंने लॉगिन किया है ना, तो ये लॉगिन क्यों हो गया, ये लॉगिन इसलिए हो गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी परचेज की हुई है ना चीजें, वरना आपके पास वो कहेगा पहले परचेज करें। ठीक है, आप गेट स्टार्ट करेंगे ना, गेट स्टार्ट पे आपको प्लान दे देगा तीन साल। उन प्लान में से कोई भी एक आप प्लान सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे पेमेंट मांगेगा, पेमेंट जैसे ही आप हो जाएगी तो ऐसा आपका एक पोर्टल क्रिएट हो जाएगा। ये पैनल, हम इसको पैनल कहते हैं, हमारा पैनल एडमिन पैनल क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, मैं तो हम लोग को भी ये परचेज करके ये सब अगर लाइव आपको अपनी वेबसाइट पे नहीं, सीखने के लिए तो मैंने आपको सिखा दिया ना लोकल पे कैसे करते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को अपना एक्चुअल में बिजनेस स्टार्ट करना है तो फिर आपको लाइव करनी पड़ेगी ना वेबसाइट अपनी। ठीक है। ओके। अच्छा, यहाँ पे जो आपके पास अब यहाँ पे ऑलरेडी डोमेन्स हैं हमारे पास, तो हम इसलिए अगर हमें न्यू डोमेन लेना होगा तो हम गेट न्यू डोमेन करेंगे। और वो आपसे पूछेगा आपके बिजनेस का नाम। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपने बिजनेस का नाम बताऊंगी ना, इसको मैं जैसे जावा क्रिएटिव एजेंसी, और सर्च करते हैं हम इसको। तो वो बता रहे, देखें जावा क्रिएटिव एजेंसी के नाम से कितने डोमेन्स अवेलेबल है। जावा क्रिएटिव एजेंसी .com 99 फर्स्ट ईयर में। ठीक है, 98% तक ऑफ लगी हुई है, अगर आप लोग चाहें ना, नहीं तो अगर आप लोग खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं इसको। अगर मैं इस वाले को खरीदना, इसके बाद मैंने दूसरा दिया कि जावा क्रिएटिव एजेंसी प्लस .com प्लस XYZ प्लस ऑनलाइन, यानी कि तीन डोमेन मिलेंगे आपको बंडल में। आप इसको ऐड टू कार्ट करना चाहें तो इसको भी ऐड टू कार्ट कर दें। ये जो आपके पास अमाउंट आ रहा होता है ना, ये मंथली होता है। ठीक है। इसी तरह से आपके पास और भी आ रहे हैं ऑप्शंस। .pk लेना है आपने, .tech लेना है, .org लेना है, .store क्लाउड ऑनलाइन, जो भी आपके बिजनेस को बेस्ट सूट करता है ना वो आप सिलेक्ट कर लेते हैं। और ऐड टू कार्ट कर लेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, पेमेंट प्रोसेस करेंगे। ठीक है, जब आप पेमेंट प्रोसेस कर देंगे तो फिर आपके पास आपके डोमेन्स यहाँ पे शो हो जाएंगे सारे। ठीक है, डोमेन्स आपके पास शो हो जाएंगे। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास डोमेन आपने परचेज कर लिया, आपने होस्टिंग भी परचेज कर लिया, तो अब आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपने जितनी भी वेबसाइट क्रिएट की होंगी आप ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे आ रही होंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि देखें जब आप वर्ड प्रेस ओपन करेंगे ना यहाँ पे डायरेक्ट, यानी कि लोकल नहीं है, ये लाइव है, लाइव जो वर्ड प्रेस है। क्या हो जाता है इसके साथ मसला। ठीक है, ये वाला जो लाइव वर्ड प्रेस है, ये यहाँ से आप ओपन कर लें। और जब आप यहाँ से गेट स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले आपसे डोमेन मांगे वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। मैं किसी और वेबसाइट से कनेक्ट करती हूँ, अगर इससे करूंगी तो डायरेक्ट मेरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। हम इस ईमेल से करते हैं ओपन, जिस पे कोई वेबसाइट या डोमेन है नहीं। देखें, सबसे पहले आपसे डोमेन मांग रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है तो आप कहेंगे ऑलरेडी हैव अ डोमेन, और फिर अपना डोमेन ऐड करके कंटिन्यू करेंगे तो वेबसाइट क्रिएट होना शुरू होगी। यहाँ पे हमने डायरेक्ट वेबसाइट क्रिएट करना शुरू कर दी थी ना, क्योंकि हमने कौन सा डोमेन रखा था, लोकल।
इसी तरह से अगर आप यहाँ पे वेबसाइट क्रिएट करना शुरू करेंगे तो अपना डोमेन ऐड करके कंटिन्यू, अगर डोमेन आपके पास है इसी ईमेल के ऊपर जिससे आपने ये लॉग इन किया है, तो वो करिए कंटिन्यू हो जाएगा, अदरवाइज वो बताएगा कि आपके पास डोमेन नहीं है। ठीक है, तो वंस आप फिर अपनी वेबसाइट क्रिएट करना शुरू कर देंगे, जब आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करना शुरू कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे होस्टिंगर के ऊपर भी अपनी वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब आप सोचें कि आपने लोकल के ऊपर अपनी पूरी वेबसाइट बना ली है, और अब आपने डोमेन ले लिया, तो आप फिर से बनाएंगे पूरी वेबसाइट वहां पे। तो ठीक है, अगर आपको अपनी वेबसाइट माइग्रेट करनी है, अब आपने यहाँ से वेबसाइट, फिर वेबसाइट डोमेन ऐड किया, आप क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा वेबसाइट, तो बिल्कुल सेम ऐसा ही पैनल ओपन होगा आपके पास। आपने अपनी वेबसाइट का जो भी डोमेन लिया होगा वो नाम यहाँ पे आ रहा होगा, और अब अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, तो आपने नई वेबसाइट नहीं बनाएंगे, आपने अपनी वेबसाइट ऐड करनी होगी। तो ऐड करने के लिए क्या ऑप्शन करेंगे हम, लोकल पे भी, अगर लोकल पे बनी हुई है ऑलरेडी लोकल पे भी, और वहां पे भी जो लाइव वाला आपका पोर्टल है वहां पे भी, जैसे लाइव वाला पोर्टल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे माइग्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ से सिखा रही हूँ लोकल से। आप फिर से प्लगइन में जाएंगे तो ये भी एक प्लगइन ही है, इसको हम लिखेंगे WP माइग्रेशन। हाँ, इंस्टॉल में सर्च कर लिया मैंने, हम ऐड करें। ठीक है, तो ये वाला है हमारे पास, ऑल इन वन WP माइग्रेशन एंड बैकअप। इसको आप इंस्टॉल कर लें दोनों तरफ, यानी कि आपने लोकल पे भी इंस्टॉल करना है इसको, और जो आपका एक्चुअल वेबसाइट का, यहाँ से भी अपने जो एडमिन पैनल ओपन करना है वो वहां पे भी इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पे तो नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी ये काम चल रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा रही हूँ। तो ये हो गया है इंस्टॉल, अब इसको कर लेते हैं हम एक्टिवेट। ये आ गया आपके पास ऑल इन वन WP माइग्रेशन। अब आपकी वेबसाइट लोकल पे बनी हुई है, तो आपने इस वेबसाइट को क्या करना है, इंपोर्ट करना है, पूरी वेबसाइट। ये क्रिएटिव एजेंसी वाले, इसको इंपोर्ट करेंगे आप। ओके, फाइल गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। ठीक है, तो हम फाइल करते हैं। अच्छा, ये मैंने इंपोर्ट करवा दिया, सॉरी, हमें एक्सपोर्ट करना होगा ना। इंपोर्ट तो हम वहां ले जाके करेंगे, एक्सपोर्ट साइट। फाइल कर लेते हैं यहाँ से। जो भी आपने बनाए ना, मतलब 2 पेजेस हमने बनाए वही एक्सपोर्ट हो जाएंगे यहाँ पे। और ये हमारा दूसरा वाला पैनल ओपन हो गया जहाँ पे हमारी एक्चुअल वेबसाइट एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि जहाँ पे हमने या डोमेन परचेज किया। अब हम कंसिडर करें कि हमने डोमेन परचेज किया, वेबसाइट नहीं है हमारी, तो यहाँ पे भी हम सेम ही वही प्लगइन्स के अंदर जाके और सेम, यानी कि WP माइग्रेशन वाला प्लगइन है वो इंस्टॉल करेंगे। और जैसे यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट की है ना फाइल, ये हो गई है डाउनलोड आपकी फाइल। जो फाइल हमने यहाँ पे डाउनलोड की है, कहाँ है ये? हम्म, ये भी डाउनलोड इनकम्प्लीट है।
तो जो भी फाइल आपकी यहाँ पे जनरेट होगी उसको आपने सिंपल, ठीक है हमने डाउनलोड कर लिए। अब आपने यहाँ से जैसे ये एक्सपोर्ट किए ना, तो यहाँ पे जाके, यानी कि जो आपका लाइव पैनल है जहां से आपने डोमेन परचेज किया है, तो यहाँ पे आप वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है फिर से। सिर्फ यहाँ से जो फाइल आपने एक्सपोर्ट की है वो जाके सेम पेन आप अपना प्लगइन के अंदर वहां पे इंपोर्ट करवा देंगे। तो जब आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट के ऊपर ऑप्शन आएगा, फाइल ही हमें यहाँ पे इंपोर्ट करवानी है। तो जो भी फाइल आपने एक्सपोर्ट की थी वहां से, वो हम, जैसे ये वाली फाइल थी फॉर एग्जाम्पल, तो अभी ये इनकम्प्लीट है। जो भी फाइल आपने इंपोर्ट की होगी उसको ओपन करेंगे तो वो इंपोर्ट हो जाएगी फाइल की। मैंने कोई थीम अगर रखा हुआ हो तो मैं आपको इंपोर्ट करके दिखा देती हूँ। नहीं, इस वक्त मेरे पास कोई थीम नहीं है। देखते हैं, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, इनवैलिड फाइल टाइप। खैर, जब ये फाइल आपके पास पूरी की पूरी डाउनलोड होगी तो आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग लोकल के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स बना रहे होते हैं, और फिर जब परचेज करते हैं डोमेन तो उस परचेज के ऊपर सिंपल जाके उसको इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, पहले क्रिएट कर लेते हैं पूरी यहाँ पे, फिर उसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं और एक्चुअल डोमेन पे ले जाके इसको इंपोर्ट करवा देते हैं। तो फाइल क्रिएट हो जाती है, और आज जैसे ही फाइल यहाँ पे इंपोर्ट होती है, आप बिल्कुल वैसे ही जैसे आप यहाँ से वेबसाइट अपनी देख सकते हैं लिंक में जाके, जैसे ये क्रिएटिव एजेंसी वाली वेबसाइट जैसे मैं यहाँ से देख सकती हूँ, इसी तरह से मैं इसकी वेबसाइट यहाँ से देख सकती हूँ। फिर ये लाइव हो जाएगी तो फिर आपके पास कंसोल पे भी कनेक्ट हो जाएगी और बहुत सारी जगहों पे ये कनेक्ट हो जाएगी इजीली। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया सबको? सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना सीख लें फाइल, ताकि अगर आप लोग अपनी वेबसाइट बना रहे हैं लोकल पे और आपको फ्यूचर में डोमेन परचेज करना है, तो डोमेन के ऊपर लाके आपको इंपोर्ट करवानी होगी वहां से एक्सपोर्ट करके, क्योंकि बना के आप लोगों ने ऑलरेडी रखी हुई है फाइल। समझ में आ गया सबको यहाँ तक? अगर किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लें। उसके बाद मैं आप लोगों को एक क्विक रिवीजन दे दूंगी पूरा एसईओ का, क्योंकि आज हमारा एसईओ हो गया, एसईओ का टॉपिक हो गया है कंप्लीट। और अब हम नेक्स्ट क्लास में सर्च इंजन मार्केटिंग यानी कि पीपीसी और गूगल एड्स जिसको हम कहते हैं, वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। वो कितनी क्लासेस में कवर होगा? वो बस एक दो क्लासेस में ही हो जाएगा, यानी कि नेक्स्ट वीक को कवर हो जाएगा। क्योंकि बेसिकली आप लोगों ने एड अकाउंट क्रिएट करना है और उस पर कैंपेन्स लगाना सीखने हैं। तो उसके अंदर जैसे आपने रिसर्च करके टाइटल्स लिखने हैं, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कीवर्ड रिसर्च करनी है, वो सब ऑलरेडी आप लोगों ने सीख लिया है। तो आप लोगों ने सिर्फ एड कैंपेन्स क्रिएट करना और उनको ऑप्टिमाइज करना सीखना है इसमें। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कीवर्ड प्लानिंग, जो आप लोगों ने ऑलरेडी सीख ली है। हमने कीवर्ड प्लानिंग करके रखी होती है, एड कॉपी लिख के रखी होती है, बस हमें वहां पे ऐड करनी होती है चीजें। ऑडियंसेस को भी आपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया है, तो ऑडियंस को वहां पे हमने क्रिएट करनी है अपनी ऑडियंस, अपनी कॉपी क्रिएट करनी है एड कॉपी, और फिर उसको लाइव करना है। तो आपने टाइप्स देखने होंगे एड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, और एड कैंपेन्स क्रिएट कैसे करते हैं और बजट कैसे सेट करते हैं। इससे इससे के हवाले से जो अभी तक पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई सवाल तो नहीं है? नॉट येट, विल आस्क लेटर। ठीक है, चलें। तो ये जो एक एक्स्ट्रा चीज थी ये भी मैंने आप लोगों को बता दी कि अगर आप लोग प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं, फ्यूचर आप सोचते हैं कि इतनी अच्छी वेबसाइट बन गई है इसी को लाइव कर लेते हैं, तो डबल डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे इसमें। अच्छा, मैं आप लोगों को एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ जो टोटल हमने एसईओ में पढ़ा है अभी तक इसका। अजान हो रही है तो बस एक दो मिनट का पॉज देते हैं।
ओके, तो हमने सर्च इंजन स्टार्ट किया था, और सर्च इंजन से भी पहले हमने जनरेटिव इंजन और सर्च इंजन की वर्किंग पढ़ी थी कि बेसिकली ये काम कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आपको वर्किंग नहीं पता होगी तो आप लोग ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। तो वर्किंग हमने पढ़ी थी, उसके बाद सर्च इंजन हमने स्टार्ट किया था कि सर्च इंजन के अंदर जो क्राइटेरिया होता है रैंकिंग का, वो होती है रेलिवेंसी, क्वालिटी, पॉपुलैरिटी और फ्रेशनेस। हमने देख लिया कि रेलिवेंट का मतलब क्या होता है कि यूजर जो चीज सर्च करना चाह रहा है, जब आपकी वेबसाइट के ऊपर जाए, को एक्चुअल वही चीज वहां पे मिले, वही कंटेंट मिले, और वो कंटेंट आपको क्वालिटी में मिले। तो क्वालिटी से मतलब जो गूगल का है वो जीटी मैट्रिक्स है, जो हमने देखा था लास्ट टाइम। जब कोई आपकी वेबसाइट पे जाता है तो उसको वहां पे इंटरफेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कलर्स ऐसे तो नहीं है जो इंसान की आंखों में लग रहे हो, या फिर वहां पे जो लिंक्स लगे हुए हैं वो प्रॉपर है, यानी कि जो कंटेंट है उसके ऊपर जो एंकर टेक्स्ट लगा हुआ है वो प्रॉपर है, टाइटल्स प्रॉपर लिखे हुए हैं, हेडिंग्स प्रॉपर लगी हुई है, कंटेंट प्रॉपर लिखा हुआ है, वेबसाइट कितने टाइम में लोड हो रही है, कितने टाइम में डाउनलोडेबल्स ओपन हो रहे हैं, कितने टाइम में उसका इंटरफेस शिफ्ट हो रहा है अगर हम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो। ये वाली सारी चीजें हमारी क्वालिटी के अंदर काउंट होती हैं। ठीक है, उसके बाद है पॉपुलैरिटी। यानी कि पॉपुलैरिटी का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट के बाहर, यानी कि ऑफ पेज एसईओ के अंदर हम देखते हैं कि क्या चीज है, कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट के बारे में बात की हुई है, वो चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, कोई ब्लॉग पोस्ट हो, कोई क्यूए प्लेटफॉर्म्स हो, कोई फॉरम्स हो, कुछ भी, जितनी ज्यादा मैक्सिमम अच्छी जगहों पे आपकी वेबसाइट के लिंक्स होंगे, आपकी वेबसाइट के की डिस्क्रिप्शन होंगी, एक्स वाई जी जो भी आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कंटेंट अगर वहां पे अवेलेबल है विद द लिंक्स, तो इसका मतलब ये कि आपकी वेबसाइट अगर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे उसके बारे में बात हो रही है, इतने सारे प्लेटफॉर्म से उसको रेफर किया जा रहा है, तो इट मीन्स कि वो पॉपुलर है। ठीक है, और फ्रेशनेस यानी कि आपको अपना कंटेंट हमेशा अपडेट करते रहना है, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंगली, सीजन्स के अकॉर्डिंग, अपनी ऑडियंस की जो आप उनकी प्रेफरेंसेस शिफ्ट होती हैं उसके अकॉर्डिंग, नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपने चीजें चेंज करती रहनी है। और सिर्फ कंटेंट की ही बात नहीं होती है इसके अंदर, आपने देखा, हमने देखा कि जावा स्क्रिप्ट और सीएसएस यानी कि जो कोड लिखा हुआ है पीछे, वो भी अपडेटेड वर्जन हो, वो भी बहुत पुराना ऑब्सोलेट स्टाइल के अंदर या ऑब्सोलेट वर्जन्स के ऊपर नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें कैसे इंपॉर्टेंट है, कि क्यूरी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी, पॉपुलैरिटी एंड फ्रेशनेस। तो अभी पढ़ के आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि रैंकिंग क्यों उन सारी चीजों को मिलके बनती है। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास एसईओ को की जो एथिकल प्रैक्टिसेस है उसमें ब्लैक व्हाइट ग्रे एसईओ होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ लोग अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, लिंक्स खरीद लिए, वेबसाइट, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो आपसे कहती हैं कि आप हमारी वेबसाइट के ऊपर इतने लिंक्स लगा सकते हैं, उसके अगेंस्ट में हम आपसे पेमेंट लेंगे। या फिर आपने टेक्स्ट ऐसे कहीं लिखा हुआ है, कीवर्ड स्टफिंग की हुई है, आर्टिकल्स आप लोगों ने किसी के कॉपी किए हुए हैं, ये वाली सारी चीजें अनएथिकल के अंदर या ब्लैक एसईओ के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और अगर आप लोग प्रॉपरली जिस तरीके से आपको सर्च इंजन कह रहा है कि अगर आप ये सारे फॉर्मेट्स को फॉलो करेंगे, इन सारे क्राइटेरियाज को मीट करेंगे, तो हम आपकी वेबसाइट को रैंक करेंगे। तो अगर आप वो सारे क्राइटेरियाज को प्रॉपर तरीके से फुलफिल करते हैं और बॉट को डिसीव करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो वो प्रॉपरली आपका वाइट एसईओ कहलाता है। और अगर आपने मिक्स स्ट्रेटेजी यूज की है, कहीं कुछ एथिकल काम कर लिया, कहीं कुछ अनएथिकल कर लिया, तो वो ग्रे एसईओ कहलाता है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि एक हमारा ऑन पेज होता है और एक ऑफ पेज होता है। तो ऑन पेज के अंदर दो टाइप्स होती हैं हमारी, बेसिकली टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो हमने दोनों ही पार्ट्स देखे इसके, कि बहुत डिटेल में, और फिर हमने ऑफ पेज एसईओ भी देखा। तो हमने ऑन पेज के अंदर देखा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको हम अपडेट करते हैं। उसमें आता है टाइटल टैग, जो आपके सर्फ पे नजर आता है, मेटा डिस्क्रिप्शन आपके सर्फ पे नजर आती है, मेटा कीवर्ड्स आपके सर्फ पे नजर नहीं आते हैं, लेकिन बैक में बॉट को बताने के लिए कि हमारी वेबसाइट किस चीज के बारे में ये कीवर्ड्स होते हैं। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, कि आपके जो डोमेन नेम के साथ स्लग के बाद जो भी कंटेंट है वो आपके उस पेज को डिफाइन कर रहा हो कि ये पेज किस चीज के बारे में है, तो वो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। ठीक है, और यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के अंदर ही आपके कैनोनिकल टैग्स लगाना, ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड होती हैं एक तरह से। फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर 6 टाइप के हेडिंग टैग्स लग सकते हैं, तो उनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन हो, यानी कि 1 के बाद 2 ही हो, डायरेक्ट 3 ना हो, मिसिंग ना हो, ताकि क्रॉलर जो है वो कंफ्यूज ना हो। इसी तरह से हेडिंग टैग में H1 हमेशा 1 ही होता है एक पेज पे, और उसके बाद बाकी सारे मल्टीपल हो सकते हैं। इंटरनल लिंक्स क्या होते हैं, जो आपको वेबसाइट के अंदर ही आपको एक जगह से, एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर, किसी इमेज के ऊपर, यानी कि वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है उसी में रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल लिंक्स कौन से होते हैं, जो आप अपनी वेबसाइट से बाहर के लिए लगाते हैं, यानी कि हम अपने समटाइम अपने कस्टमर्स के लिंक्स भी लगाते हैं कि हमने इनको सर्व किया था तो ये हमारे कस्टमर इनकी वेबसाइट का लिंक लगा दिया।
और समटाइम अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स के लिंक्स लगाते हैं, और समटाइम हमने अपनी कोई सिस्टर वेबसाइट्स या रिलेटेड कुछ और कंटेंट बना के कहीं और रखा होता है। जैसे हमने मैप के ऊपर अपनी लोकेशन डाली हुई है तो वहां का एक लिंक हमने ऐड कर दिया। तो इस तरह के जो लिंक्स होते हैं जो हमें वेबसाइट से बाहर ले जाएं, वो हमारे एक्सटर्नल लिंक्स कहलाते हैं। ठीक है। एंकर टेक्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है। एंकर टेक्स्ट वो होता है जो आपके टेक्स्ट को आपकी जो विजुअल है वहां पे, जो भी वीडियो या पिक्चर्स लगी हुई है उनको डिफाइन करें। उसके बैक में एंकर टेक्स्ट कैसे लगता है वो आपने वर्डप्रेस पे भी देख लिया। और अगर आप कोड बेस पे काम कर रहे हैं तो जब डेवलपर लगाता है इमेज तो उसके साथ वो एंकर टेक्स्ट ऐड कर सकता है वहां पे, एंकर टेक्स्ट के टैग के साथ। तो उसे आप बताएंगे आप जितने भी इमेजेस लगा रहे हैं उसके अंदर एंकर टेक्स्ट भी ऐड करना है। कीवर्ड डेंसिटी यानी कि जो आपका एक्चुअल कीवर्ड है, यानी कि जो भी आपने डिफाइन किया है कि मेरा जो कीवर्ड है वो प्राइमरी ये होगा, उसको आपने कंटेंट में कितना यूज किया है। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वर्ड्स होते हैं, जब हमने वर्किंग पढ़ी थी सर्च इंजन की तो हमने देखा था कि जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स की एक आईडी होती है, उस आईडी के बेसिस के ऊपर एक फाइल क्रिएट होती है कि इस वेबसाइट के अंदर ये वर्ड, इस आईडी का वर्ड कितनी बार आया है, यानी कि उसका वेट कितना है। उसके बेसिस पर जब रियल टाइम रैंकिंग होती है तो पता चलता है कोई किसी ने अगर वो वर्ड लिखा है और आपकी कंटेंट के अंदर उसका वेट बहुत ज्यादा है तो लाइकली होता है कि उस वक्त रिजल्ट्स के अंदर आपकी वेबसाइट का रिजल्ट्स भी शो हो। प्लेजरिज्म हमने देख लिया था कि हमारे वेबसाइट के ऊपर प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, ह्यूमन बेस्ड कंटेंट हो मैक्सिमम, और कॉपी ना हो कहीं से। छोटी छोटी चीज होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है तो हर एक छोटा क्राइटेरिया भी हम हमारी रैंकिंग में बहुत ज्यादा इम्पेक्ट कर सकता है। कंप्रेशन साइज क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने देखा कि वेबसाइट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी। और क्वालिटी का क्या मतलब है कि कितनी तेजी से आपकी वेबसाइट लोड होती है, सर्वर स्पीड कितनी है, अगर आप किसी कंटेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो कितनी जल्दी लोड हो रहा है। तो जितना ज्यादा साइज छोटा होता है आपके जो इमेजेस वहां पे यूज हो रहे हैं, जो वीडियोस यूज हो रही हैं, उतनी ही जल्दी सर्वर रिस्पॉन्स करता है, वो लोड जल्दी हो जाती है। तो इससे हमारी ओवरऑल जो वर्किंग क्वालिटी है यानी कि जीटी मैट्रिक्स है वो बेहतर हो जाता है। ओ सॉरी, मैंने एंकर टेक्स्ट और ऑल्टर टेक्स्ट ये हमेशा मुझसे मिक्स हो जाते हैं। ऑल्टर टेक्स्ट है वो जो इमेज के साथ लगा होता है, एंकर टेक्स्ट जो आपके लिंक्स पे लगा होता है। ठीक है, यानी कि आपने अगर कोई लिंक लिख रखा हुआ है, होम, होम लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक लिंक लगा हुआ है, तो वो जब उस पर क्लिक करे तो वो होम पे ही जाए, कहीं और ना पहुंच जाए। यानी कि आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है लिंक के ऊपर, लिंक को डिफाइन करने के लिए वो डिसीसिव ना हो। उसके बाद टाइटल्स, यानी कि जो भी आपने इमेजेस और वीडियो रखे हैं उनके टाइटल्स भी लिखे हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये किस चीज के बारे में। स्पेशली डॉक्यूमेंट्स के टाइटल्स लिखे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के टाइटल्स नहीं लिखते हैं, वीडियो के टाइटल्स में लिखते हैं वो जो विजिबल होता है, यानी कि आपका इमेज लगा हुआ, उस पे ऊपर टाइटल लिखा हुआ है वो वाला टाइटल, या नीचे लिखा हुआ कहाँ कहीं पे भी। ठीक है। उसके बाद कीवर्ड कैनिबलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस होते हैं, जैसे अभी हमने बनाया ना, एक होम पेज बनाया हमने, फिर दूसरा हम अपने सर्विस का पेज बना रहे हैं, तो आपका एक पेज पे जो कीवर्ड आपने यूज किए हैं हेडिंग्स के अंदर एज अ प्राइमरी कीवर्ड यूज करें, हर पेज के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी बनती है जिनको आपने रैंक करवाना है। सारे नहीं, अगर वेबसाइट पे 200 पेज है तो 200 को तो हमने रैंक नहीं करवाना, उसमें से 5 पेज ऐसे होंगे, एक मेरा होम पेज ऐसा होगा, 4 मेरी सर्विसेज हैं अलग अलग, और एक मेरा लैंडिंग पेज यानी कि कॉन्टेक्ट फॉर्म का पेज है। मुझे इन 5 पेजेस के ऊपर ज्यादा वर्किंग करनी है और इन्हीं को रैंक करवाना है। तो उन्हीं के ऊपर हम प्रॉपर कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हैं, बाकी सारे पेज हमारे जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए या प्रोडक्ट पेजेस होते हैं। तो उन पेजेस का आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि हमने होम पे जो कीवर्ड यूज किए हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस में भी वो यूज कर लिए, क्रिएटिव डिजाइन सर्विस में भी वही कीवर्ड यूज कर लिए। तो जब कंपटीशन है तो दूसरों का कंपटीशन तो है ही है, अपनी वेबसाइट के पेजेस भी आपस में एक दूसरे को कॉम्पीट कर रहे होते हैं। आर्टिकल स्पिनिंग, किसी के कंटेंट का थीम कॉपी कर लेना, उसका आइडिया कॉपी कर लेना और उसको वहां पे मेंशन नहीं करना, उसको रेफरेंस नहीं देना। और अगर आप लोग मेंशन नहीं करेंगे तो वो, इसको हम आप इस तरीके से शेडो बैन भी कहते हैं। सोशल मीडिया जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है कि वो आपको डायरेक्टली तो नहीं बताएगा सर्च इंजन कि आपका कंटेंट हम शो नहीं करेंगे या ना कहीं पे कोई एरर देगा, लेकिन आपके आर्टिकल को वो रैंक नहीं करवाएगा या आपके कंटेंट को वो रैंक नहीं करवाएगा कि ये इसका जो आइडिया है वो कॉपीड है और इन्होंने उसको कोई भी रेफरेंस वहां पे मेंशन नहीं किया, और उसको कोई भी जैसे हम कहते हैं कि एटलीस्ट आप उस पर्सन को ट्रिब्यूट दें या कुछ भी एक्स वाई जी उसको बताएं कि वहां पे भी हमने ये आइडिया किसी से कॉपी किया है या किसी से इंस्पायर्ड होकर लिया है। कि तो ये बेसिकली ऑन पेज था, नॉन टेक्निकल। और टेक्निकल चीजों के अंदर आपने साइट मैप क्रिएट करना है बॉट के लिए, साइट मैप एचटीएमएल क्रिएट करना है लोगों के लिए, यानी कि एक पेज आप बना देते हैं सिंपल और उसका लिंक आप फुटर में रख देते हैं साइट मैप एचटीएमएल के नाम से ही,
ये सिर्फ साइट मैप के नेम से ही, तो अगर कोई क्लिक करके वहां पे आपकी वेबसाइट के लिंक्स ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकता है। और वहां पे लिंक्स की सूरत में नहीं होता है, ऐसे ही एक लिस्ट होती है, लिंक्स उसके पीछे होते हैं, जैसे मैंने लिख दिया होम, होम पे क्लिक करेगा तो होम पे चला जाएगा। तो एक समझे हमने पेजेस की हमने लिस्ट दे दी, और ये ज्यादातर जब करते हैं जब कोई ऐसी वेबसाइट हो जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, गवर्नमेंट की वेबसाइट के अंदर ज्यादातर यूज होता है। जर्नल बिजनेस वेबसाइट्स के अंदर हमें साइट में HTML लगाने की जरूरत नहीं होती, इनके लिंक सारे सामने हमारे होम पे हेडर के ऊपर नजर आ रहे होते हैं, जो हम चाहते हैं कि कस्टमर या जो भी लोग आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो विजिट करें उनको। रोबोट TXT फाइल सबसे पहली फाइल होती है जो आके रोबोट पढ़ता है, अगर आपके डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है तो। ठीक है। तो उसके ऊपर हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं रोबोट के लिए, कि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी कोई फाइल या कोई स्पेसिफिक पेजेस ऐसे हैं जो वो विजिट ना करे, या फिर कोई स्पेसिफिक रोबोट ऐसा है जिसको हम चाहते हैं कि वो हमारी साइट के ऊपर विजिट ना करे, हमारी वेबसाइट को क्रॉल ना करे। बाकी पेज लोड टाइम हमने देखा था कि पेज स्पीड, इनसाइट और GT मैट्रिक्स के अंदर क्या चीजें आती हैं हमारी सारी, कि ये हमने कल ही पढ़ा है। आपकी जावा स्क्रिप्ट और CSS कैसे ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, अपडेटेड वर्जन के ऊपर लिखी होनी चाहिए, इनलाइन यो मिक्स करके नहीं लिखी हो। HTML CSS SSL लगा हुआ होना चाहिए, यानी कि SSL एक सर्टिफिकेशन होती है, जो सर्टिफिकेशन आप लेते हैं तो आपकी वेबसाइट को सिक्योर कर दी जाती है। आपकी वेबसाइट सिक्योर होती है तो जब भी कोई कोई भी अपनी वेबसाइट पे विजिट करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहती है, वहां से ब्रीच नहीं होती इजीली। कैनोनिकल टैग्स, कैनोनिकल क्या होता है, आपने अपनी वेबसाइट का एक मास्टर लिंक बताना होता है कि मेरी वेबसाइट का ये मास्टर लिंक है, अगर लोगों के गलत लिखने की वजह से मल्टीपल लिंक्स क्रिएट हो गए हैं, कोई जब क्लिक करता है तो क्रॉलर जाके पहले देखता है इनमें से कौन सा लिंक एक्टिव है। तो अगर आपने ऑलरेडी कैनोनिकल टैग्स के अंदर एक अपना मास्टर लिंक दे के रखा हुआ है तो उसको वो सारे लिंक्स ओपन करके चेक करने की जरूरत नहीं होती कि उनमें से कौन सा एक्टिव है। वो डायरेक्टली सिर्फ वही लिंक ओपन करेगा जो आपने यहाँ पर दिया हुआ है मास्टर लिंक, जिसकी वजह से हमारा जो क्लिक रेट होता है जब हम GT मैट्रिक्स में देखते हैं तो वो बहुत तेज हो जाता है, क्विक हो जाता है। रीडायरेक्शन के पेजेस 404 पेज के, अब हमारा ये पेज एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये एरर वैसे भी आएगा अगर आप ऐड नहीं करेंगे। बट अगर आप ऐड करेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि वो आपकी वेबसाइट से एटलीस्ट बाहर नहीं जाएगा, आपकी वेबसाइट का हेडर और फुटर वहां पे होगा, इंपॉर्टेंट लिंक्स वहां पे होंगे, तो वो आपकी वेबसाइट को फर्दर एक्सप्लोर कर लेगा। अदरवाइज सिर्फ एक ऐसा एरर आएगा 404 को, और आपकी वेबसाइट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन वहां पे नहीं होगी, पेज आपने बनाया हुआ नहीं है, तो फिर क्या होगा कि वो आपकी वेबसाइट को दोबारा सर्च नहीं करेगा। इसके हाई चांसेस होते हैं कि 90% लोग नहीं करते हैं दोबारा सर्च पे वेबसाइट को। अच्छा, ये मीटिंग का टाइम हो गया है एंड, किसी भी वक्त बंद हो जाएगा, तो मैं न्यू आपको दे रही हूँ, तो फिर इसको सम अप कर लें। ज्वाइन कर लिएगा मीटिंग, ये नहीं सोचिएगा क्लास खत्म हो गई तो उनसे गायब हो जाए। एक पॉइंट रह गया अभी देखने यहाँ पे।